brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कोलकाता का आरजी कौर रेप एंड मर्डर केस एक बार फिर से चर्चाओं में है और क्यों है ये आप जानते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने इस तफ्तीश को अपने हाथ में लेने के 58 दिन बाद इस मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट जैसी है और जिस तरह की बातें इसमें लिखी गई है उसे देखकर पढ़कर ऐसा लगता है कि शायद सीबीआई इस मामले में और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। वो कब करेगी? जांच के कुछ और हिस्सों के पूरा होने का शायद सीबीआई को भी इंतज़ार है, उसके बाद ही इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होगी। लेकिन चार्जशीट दाखिल होने की ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के दौरान उस केस का जो प्राइम सस्पेक्ट है या प्राइम एक्यूज्ड है संजय रॉय, उसे जब अदालत में पेश किया गया तो उसने कोर्ट में जज को देखकर जो बातें कही उससे पूरे कोर्ट में सारे लोग सन्नाटे में आ गए। उसने जज साहब से ये कहा कि हुजूर मिलॉर्ड, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, मुझे फंसाया गया है, मैं जानता तक नहीं हूं कि ये सब क्या हुआ है और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं किसी बड़ी साजिश का शिकार बन रहा हूं, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। इस पर जो जज साहब थे उन्होंने संजय रॉय से ये कहा कि बेशक तुम ये कह रहे हो कि अब तक तुम्हें कुछ बताया नहीं गया या तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन तुम्हें इस कोर्ट में बोलने का पूरा मौका मिलेगा। लेकिन वो बार बार इस बात पर जोर देता रहा, ये कहता रहा कि वो जो है साजिश का शिकार हुआ है और उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन कोर्ट में उसने अचानक ऐसी बात क्यों कही? क्या इसके पीछे उसके पास कोई तर्क या दलील है? आखिर वो ऐसा कहकर क्या इस केस को नए सिरे से उलझाने की कोशिश कर रहा है? इसके बारे में आज मैं आपको इस पेशकश में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको उन 11 सबूतों के बारे में एक एक कर बताना चाहता हूं जो सीबीआई की तफ्तीश में अब तक सामने आए हैं और इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ लगे हैं। वो 11 सबूत जो इस मामले के आरोपी संजय रॉय की तरफ न सिर्फ इशारा करते हैं बल्कि बहुत मजबूती से ये इशारा करते हैं कि इस मामले का दोषी अगर कोई है तो वो संजय रॉय ही है। हालांकि अदालत का फैसला आने के पहले हमें किसी को दोषी नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर सीबीआई की तफ्तीश की बात करें या सीबीआई की चार्जशीट की बात करें तो सीबीआई ज़रूर अपनी चार्जशीट में संजय रॉय को दोषी बता रही है। और क्यों बता रही है, किन सबूतों के हवाले से बता रही है, आइए एक एक कर उनके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो सीसीटीवी फुटेज। सीबीआई को आरजी कौर मेडिकल कॉलेज से कई ऐसे सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं जिसमें उसी टाइम फ्रेम में संजय रॉय नाम का ये आदमी जो आरोपी है वो उस सेमिनार हॉल की तरफ और सेमिनार हॉल के अंदर जाता हुआ, वहाँ से निकलता हुआ तकरीबन आधे घंटे के बाद दिख रहा है। और ये अपने आप में एक बड़ा एविडेंस है उस आदमी के वहाँ मौजूद होने के, और न सिर्फ मौजूद होने के बल्कि उसी टाइम फ्रेम में, उसी समय सीमा के दौरान मौजूद होने के जिस समय सीमा में इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती हुई, उसके साथ रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। तो ये महज इत्तेफाक वाली बात नहीं हो सकती। तो सीसीटीवी फुटेज अपने आप में एक बहुत बड़ा एविडेंस है। इसके बाद जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है वो भी टेक्निकल एविडेंस है और वो है संजय रॉय का मोबाइल फ़ोन। संजय रॉय 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को अपने एक और वॉलंटियर दोस्त के साथ कोलकाता के अलग अलग इलाकों में घूमता भटकता रहा। और आपको पता है कि वो पहले कोलकाता के रेड लाइट एरिया सोनागाछी गया था और फिर चेतला में एक और रेड लाइट एरिया है वो वहाँ भी गया था। इन सारी जगहों पर उसके मोबाइल फ़ोन के लोकेशन मिले हैं। और ठीक इसी तरह जब घटना का जो टाइम फ्रेम है, जो समयावधि इस वारदात की बताई जा रही है, उस टाइम फ्रेम में संजय रॉय के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन आरजी कौर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ही है। ये भी मिला है और ये भी एविडेंट है, अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन। इसके अलावा लाश पर जो पीड़ित डॉक्टर है उसकी डेड बॉडी पर जो बॉडीली फ्लूइड रिकवर हुआ, सीमेन वगैरह, उनमें जो डीएनए मौजूद है वो डीएनए संजय रॉय से हूबहू मेल खाते हैं, यानी उसी के बॉडीली फ्लूइड उसकी डेड बॉडी पर मौजूद थे। ये इस बात को साबित करते हैं और एक डीएनए एविडेंस के तौर पर यह भी एक सबूत सीबीआई की चार्जशीट का हिस्सा है। इसके अलावा
ये जो आरोपी है, जब वो गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तार होने से पहले वो कुछ देर तक अपने कमरे में भी गया था जहां वो रहता है। उस कमरे से उसके जूते, पैंट और ऐसी ही कुछ दूसरे बिलोंगिंग्स पुलिस ने 9 अगस्त को बरामद किए थे। और अब सीबीआई ने अपनी तफ्तीश में ये बताया है, चार्जशीट में ये बताया है कि उसके जूतों में और पैंट और जो दूसरे कपड़े और बिलोंगिंग्स है उनमें ब्लड स्टेन मौजूद हैं। और ये ब्लड स्टेन खून के धब्बे या छींटे किसी और के नहीं बल्कि उसी पीड़िता के हैं, उसी डॉक्टर के हैं जिसके साथ संजय रॉय ने 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को रेप किया था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। इसके अलावा मौका वारदात से बहुत सारे बाल पुलिस ने रिकवर किए हैं। अब अगर पीड़िता और आरोपी के बीच में ड्यूरिंग रेप संघर्ष होता है तो जाहिर है बाल दोनों के टूटेंगे। सिर के बाल हो या शरीर के किसी दूसरे हिस्से के बाल हो, तो वहाँ से जो बाल यानी हेयर स्ट्रैंड्स पुलिस ने रिकवर किए हैं, वो बाल भी जो है पीड़िता के अलावा अगर किसी और के हैं तो वो इसी संजय रॉय के हैं। ये भी जांच में साबित हो चुका है। उसकी भी डीएनए एग्जामिनेशन कराए गए हैं। बाल एक बहुत अच्छा सोर्स होता है डीएनए पता करने का, और उन बालों का भी डीएनए हुआ है जिससे ये पता चला है कि ये बाल किसी और के नहीं बल्कि संजय रॉय के ही हैं, जो उसके वहाँ मौजूद होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। इसके अलावा एक और टेक्निकल एविडेंस जिसके बारे में अगर बात न की जाए तो ये पूरा मामला अपने आप में अधूरा रहेगा, क्योंकि यही वो एविडेंस है जिसके सहारे संजय रॉय को पहली बार पकड़ा गया था, उसको गिरफ्तार किया गया था, और वो है उसका ब्लूटूथ नेक बैंड। जी हाँ, ये जो आदमी है संजय रॉय, ये उस रात जब सेमिनार रूम में घुसा था जहां वो डॉक्टर सो रही थी, तब उसके गले में एक ब्लूटूथ नेक बैंड था, और जब वो वहां से बाहर निकला तो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि उसके गले से वो ब्लूटूथ नेक बैंड गायब था। और बाद में जब डेड बॉडी रिकवर हुई, जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस ने देखा कि सीन ऑफ क्राइम पर एक टूटा हुआ ब्लूटूथ नेक बैंड पड़ा हुआ है। अब सवाल यह है कि ब्लूटूथ नेक बैंड किसका है। सीसीटीवी फुटेज की अगर बात करें तब तो ये क्लियर है कि ये ब्लूटूथ नेक बैंड संजय रॉय का ही होगा, क्योंकि घुसते वक्त उसके गले में दिख रहा था, उस कमरे से बाहर आते वक्त नहीं दिख रहा था। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, जब उस ब्लूटूथ नेक बैंड को पेयरिंग करने की कोशिश की गई, यानी किसी फ़ोन से कनेक्ट करने की कोशिश की गई, तो पता चला कि वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसीलिए किसी दूसरे फ़ोन के साथ वो ब्लूटूथ नेक बैंड पेयर नहीं हो पा रहा था। और जब संजय रॉय को पकड़ा पुलिस ने और उसके मोबाइल फ़ोन को चेक किया तो पता चला कि ये ब्लूटूथ नेक बैंड उसी के मोबाइल फ़ोन के साथ ऑलरेडी पेयर्ड है। तो ये भी इस बात का एविडेंस है कि संजय रॉय का ब्लूटूथ नेक बैंड पुलिस ने वहाँ से रिकवर किया था, जिसके सहारे न सिर्फ संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई बल्कि ये पहले तो सुराग था, लेकिन अब एक सबूत के तौर पर सीबीआई के बही खातों में ये ब्लूटूथ नेक बैंड भी मौजूद है। इसके अलावा संजय रॉय के जिस्म पर जो चोट के निशान मिले, संजय रॉय की जब मेडिकल जांच करवाई गई तो उन चोट के निशान को डॉक्टर ने एग्जामिन किया और ये भी देखने समझने की कोशिश की कि ये चोट उसके शरीर पर जो लगे हैं या बने हैं ये कितने पुराने हो सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात, अहम बात यह है कि ये जो चोट के निशान उसके शरीर पर मौजूद थे ये ठीक उसी समय के थे जिस समय रेप और मर्डर की घटना हुई थी, यानी ठीक उतने ही पुराने थे। ये भी इस बात की तरफ इंडिकेट करते हैं कि घटना के वक्त उस पीड़ित लड़की के साथ, उस डॉक्टर के साथ संजय रॉय की लड़ाई हुई, हाथापाई हुई, और तब संजय रॉय के शरीर पर जो उस लड़की के नाखूनों के निशान मिले या उसके खरोंचे जाने के जो निशान मिले वो तब संजय रॉय के शरीर पर बने। और संजय रॉय को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके जब मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो उसके शरीर पर वो चोट के निशान मौजूद थे। इसके अलावा और भी कई ऐसे निशान जो उसके शरीर पर पाए गए हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि इस तरह के निशान आमतौर पर तभी बन सकते हैं जब वो किसी लड़की के साथ हाथापाई में इन्वॉल्व हो और किसी लड़की ने खुद को बचाने के लिए उसे नोचने खसोटने की कोशिश की हो। कपड़े, उस लड़की के जो इनरवियर हैं, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि इनरवियर जिस तरह से फटे हुए थे और इसके अलावा लड़की ने जो कुर्ती पहन रखी थी वो जिस तरह से दोनों तरफ से फटी हुई थी, उसे देखकर ये लगता है कि उसके साथ शारीरिक तौर पर ज़्यादती हुई, उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश हुई। और ये अपने आप में उसके जो फटे हुए कपड़े हैं, चाहे वो एक्सटर्नल वेयर हो या इनर वेयर हो, वो इस बात के सबूत हैं कि
उस पीड़ित लड़की के साथ वहाँ रेप की घटना हुई थी। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारे सबूत हैं, डेड बॉडी पर मिले सीमेन और दूसरे निशान वगैरह जो हैं वो तो हैं ही, लेकिन ये फटे हुए कपड़े भी जो है एक अहम सबूत है और इसका जिक्र सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में किया है। इसके अलावा एक तरीका ये भी होता है कि जब भी कोई इस तरह का आरोपी गिरफ्तार होता है तो उसकी पोटेंसी टेस्ट करवाई जाती है, यानी ये देखा जाता है कि वो आदमी, वो बंदा, उसमें पुंसत्व है या नहीं, क्या उसमें पोटेंसी है या नहीं, या फिर वो नपुंसक है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि आरोपी अपने बचाव में ये दलील देते हैं कि वो नपुंसक है, किसी लड़की के साथ संबंध बनाने के काबिल नहीं है और इसीलिए रेप का उस पर जो इल्ज़ाम है वो सरासर गलत है, झूठा है, क्योंकि जब वो इस काबिल ही नहीं है तो किसी का रेप क्यों करेगा। इस देश में बाबाओं की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा बाबा जो रेप के मामले में कई सालों से जेल में बंद है, उसने भी कुछ ऐसा ही दलील अपने बारे में दिया था जिसमें उसने बताया था कि वो नपुंसक है और किसी से रेप करने या किसी लड़की को अब्यूज़ करने की उसमें कोई क्षमता नहीं है। लेकिन जब उसके मामले की भी जांच हुई तो पता चला पोटेंसी टेस्ट में वो फेल हुआ मतलब पोटेंसी टेस्ट में ये पाया गया कि उसमें पोटेंसी है और वो जो है किसी लड़की के साथ रेप कर सकता है, मतलब उसका क्लेम फेल हो गया। पोटेंसी टेस्ट में तो फेल नहीं हुआ, लेकिन उसका जो क्लेम था कि वो नपुंसक है वो क्लेम फेल हो गया। तो आमतौर पर इस तरह का क्लेम अक्सर रेप के मामलों के जो आरोपी होते हैं वो करते हैं खुद को बचाने के लिए। तो इस मामले में सीबीआई ने उसकी पोटेंसी की जांच की थी और इसमें यह पाया गया है कि संजय रॉय जो है उसमें पोटेंसी है और वो नपुंसक नहीं है, वो किसी लड़की के साथ ज्यादती कर सकता है, उसके साथ रिलेशन भी बना सकता है और फोर्सफुली रिलेशन भी बना सकता है, जैसा कि उस पर इल्ज़ाम है। तो इस तरह से ये 11 सबूत हैं जो सीबीआई की चार्जशीट में फिलहाल इनकॉर्पोरेटेड हैं। आने वाले वक्त में सीबीआई कुछ और तस्वीरें अदालत में इस केस से जुड़ी हुई पेश करने की तैयारी में है, जिसके बारे में सीबीआई ने कोर्ट को बताया है और जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो भी उन तस्वीरों की मांग कर रहे हैं। लेकिन सीबीआई ने कहा है कि जब वो तस्वीरें उसके पास आ जाएंगी तो सबूत के तौर पर वो तस्वीरें वो अदालत के सुपुर्द भी करेंगी। इसके अलावा अब तक की तफ्तीश से ऐसा लगता है कि सीबीआई इस मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट आने वाले दिनों में ज़रूर दाखिल करेगी। कब तक करेगी ये देखने वाली बात है। इस बीच एक और अहम बात यह भी है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने जो नया कानून बनाया है उसके तहत इस मामले में सज़ा जो है अदालत 30 दिनों के अंदर इस मामले का फैसला अदालत करेगी, इस तरह की उम्मीद है। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका उस कानून का असर इस मामले पर पड़ेगा या नहीं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया है या कहा भी जाता है कि कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किसी कानून का नहीं होता। मतलब अगर कोई कानून बनता है तो जब कानून बनता है उसके बाद जब अपराध कोई कारित की जाती है तो उसी अपराध पर वो कानून लागू होता है। ऐसा नहीं कि अपराध हो गया उसके बाद आपने कोई कानून बनाया और उस कानून के तहत किसी का ट्रायल कर दिया या किसी पर कोई कार्रवाई कर दी, तो इसीलिए उस कानून का कितना असर होगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है इस वक्त। लेकिन हाँ, जिस बात का मैंने जिक्र किया था कि कोर्ट में ये जो आरोपी है संजय रॉय, उसने अदालत से, जज साहब से ये कहा कि साहब उसकी कोई सुन नहीं रहा है और वो बोलना चाहता है, अपनी बात बताना चाहता है, तो प्लीज़ उसकी सुनवाई ज़रूर कर ली जाए। तो उसे कटघरे में बुलाया गया और कटघरे में जब बुलाया गया तो उससे पूछा जज साहब ने कि हाँ बताओ क्या कहना है। तो उसने ये कहा कि वो बिल्कुल बेकसूर है, उसे पता ही नहीं है कि रेप हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। मैं इस मामले में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ और मैं बेगुनाह हूँ और मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जाहिर है, मैंने आपको कहा था कि ऐसा कहने के पीछे क्या उसके पास कोई सबूत, दलील या कोई ऐसा पुख्ता एविडेंस अपनी बेगुनाही का है, तो इसका जवाब सीधा सा है कि कुछ भी नहीं है। बेसिकली उसके खिलाफ जो भी सबूत अब तक सीबीआई ने इकट्ठा किए हैं वो सबूत अपने आप में, एक कहावत है ना, ताबूत में कील, वो ताबूत में कील की मानिंद है, यानी उसका बच पाना बहुत मुश्किल है। सीबीआई ने बिल्कुल वाटर टाइट केस अपने हिसाब से उसने बनाया है और सबूत इकट्ठा किए हैं, चाहे वो डीएनए सबूत हो, बायोलॉजिकल एविडेंस हो या फिर कोई ऐसा टेक्निकल एविडेंस, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे के फॉर्म में हो, फुटेज के फॉर्म में हो, या मोबाइल फ़ोन की लोकेशन या ब्लूटूथ के फॉर्म में हो, या फिर दूसरे फिजिकल एविडेंस हो जिसमें खून के धब्बे, जूते, तमाम चीज़ें और उसके लोकेशन वगैरह हो। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है कि ये आदमी अब तक की तफ्तीश के मुताबिक दोषी है, प्राइम सस्पेक्ट है और सीबीआई की निगाहों में तो वो गुनहगार है और उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो इसीलिए जो दावा वो कोर्ट में कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं बेकसूर हूँ, मेरी बात सुनी नहीं जा रही, मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ये सारा
मेरे हिसाब से किसी शिगुफेबाजी के और कुछ भी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अदालत में जब चार्जशीट पेश की जा रही थी और इस आरोपी को भी अदालत में पेश किया गया था, बुलाया गया था चार्जशीट के दौरान, तब उसने जो ये नया पासा फेंका या नया दांव चला, जिसमें कोर्ट ने उसने कहा कि मुझे तो पता नहीं मिलॉर्ड मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इससे कुछ देर के लिए कोर्ट रूम में सनसनी ज़रूर फैल गई थी और सारे लोग हैरान हो गए थे कि पता नहीं ये कौन सी नई बात कहेगा और कौन सा नया खुलासा करेगा अपनी बेगुनाही के हक में। लेकिन वो सारी बातें फिलहाल तो हवाई साबित हुई हैं। अभी आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि कब तक इसे CBI की तफ्तीश के हवाले से सज़ा मिलती भी है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तो चार्जशीट दाखिल हुई है, अभी बहुत लंबी प्रक्रिया बाकी है। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन इस प्रोग्राम को, इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले आप सबको सबसे पहले तो मैं नवरात्रि की शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं और एक जानकारी ये देना चाहता हूं अपने बारे में। वो ये कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने होम टाउन जमशेदपुर छुट्टियों में जा रहा हूं और कई सालों के बाद जा रहा हूं, तो कुछ दिन तक शायद मेरा ये शो आप लोगों के खिदमत में ना आ पाए, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, उसकी हाज़िरी माफ़ी दीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जमशेदपुर में अपनी छुट्टियों के दौरान वहाँ से कुछ स्टोरीज़ आप लोगों के सामने ज़रूर पेश करूँ, रिकॉर्ड करूँ। बेशक मेरी लोकेशन जो है वह जमशेदपुर का ही रहे, लेकिन स्टोरीज़ जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि देश दुनिया में कहीं भी अपराध की अगर कोई ऐसी घटना हो जो मुझे लगे कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो फिलहाल इसी जानकारी और इस एक एप्लीकेशन के साथ आप लोगों को छोड़े जाता हूँ। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।